दोस्तों हम सब जानते हैं 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए। आईपीसी, सीआरपीसी। अब ये सब किताबों में, लाइब्रेरी में और शायद इतिहास के सवालों में मिलेंगे। उनकी जगह पर नए कानून आ गए हैं। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, राष्ट्रद्रोह या कहिए देशद्रोह पहले भी था, अब भी है। आईपीसी और सीआरपीसी के दौर में भी ये धाराएं चलती थी और आज नए कानूनों में भी इनको बड़े आराम से नए नाम के साथ रख दिया गया है। सवाल है, क्या ये जरूरी है या फिर जरूरी ये है कि इसकी परिभाषा बदली जाए? क्योंकि हम जानते हैं लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि सरकार की आलोचना कीजिए और अचानक आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। कोर्ट, कचहरी, जेल और फिर सालों तक चुप्पी। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि नए कानून की राष्ट्रद्रोह की धारा आखिर कहती क्या है। क्योंकि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वरना एक दिन किसी नोटिस के साथ आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज भी एक अपराध है। दोस्तों, बात इतनी सी है कि 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में 3 नए कानून लागू हो गए। 2023 में मोदी सरकार ये कानून लेकर आई और पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड को पूरी तरह से हटा दिया गया। उनकी जगह अब 3 नए नाम, सुनिए ध्यान से। 1860 में बना इंडियन पीनल कोड अब इतिहास बन चुका है। सकी जगह आई है भारतीय न्याय संहिता 2023, आज का सीआरपीसी अब गया। इसकी जगह आई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 का इंडियन एविडेंस कोड अब नहीं है। इसकी जगह आई है भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। यानी दोस्तों, तीनों पुराने कानून खत्म और 3 नए कानून लागू। अब जरा ध्यान दीजिए, इन्हीं नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के अंदर एक नई धारा जोड़ी गई है, धारा 152। अगर आप पर देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह जैसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगता है तो कार्यवाही अब इसी धारा के तहत होगी। और दोस्तों, ये जो धारा 152 है, इसकी परिभाषा क्या है? क्या ये वाकई देश की सुरक्षा के लिए है या सरकार के आलोचकों पर शिकंजा कसने का नया तरीका? सुप्रीम कोर्ट अब इसी पर सुनवाई करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले हम सभी को देखना चाहिए कि धारा 152 कहती क्या है, ताकि जब सरकार से सवाल पूछने का वक्त आए तो हमें यह मालूम हो कि कानून हमारे साथ है या हमारे खिलाफ। दोस्तों, अब जरा गौर से सुनिए। 1 जुलाई 2024 से इस देश में 3 नए कानून लागू हो गए। 2023 में मोदी सरकार ने ऐलान किया और एक झटके में 1860, 1898 और 1872 के 3 बड़े कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म कर दिया गया। उनकी जगह 3 नए चमचमाते नाम आ गए। 1860 का इंडियन पीनल कोड गया, उसकी जगह आ गई भारतीय न्याय संहिता। 1898 का सीआरपीसी गया, उसकी जगह आ गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट गया, उसकी जगह आ गई भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। यानी पुराने नाम गायब, नए नाम हाजिर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, इन नए कानूनों में से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में एक नई धारा जोड़ी गई है, धारा 112। अब अगर आप किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं जिसे सरकार देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह माने तो यही धारा आपके खिलाफ चलेगी। धारा 152 साफ साफ कहती है, अगर आप बोले गए शब्दों से, लिखित शब्दों से, इशारों से, तस्वीरों से, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज से, पैसों के जरिए किसी भी तरीके से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं, अलगाववाद भड़काते हैं, विद्रोह भड़काते हैं या ऐसे भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, तो आपके लिए 2 विकल्प हैं, या तो आजीवन कारावास या 7 साल की जेल। जुर्माना तो जैसे बोनस है। अब सोचिए, इस धारा का मतलब क्या है अगर आप देश के खिलाफ बोलेंगे। और दोस्तों, आज के दौर में देश कौन है ये बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं है। तो चाहे वो शब्द हो, इशारे हो या डबल मीनिंग बातें, सब राष्ट्रद्रोह के दायरे में आ सकते हैं। और इसलिए मांग उठ रही है कि इस धारा को इतना असरदार न बनाया जाए कि लोगों के मौलिक अधिकार ही कुचल दिए जाएं, वरना हर सवाल पूछने वाला, हर आलोचना करने वाला सीधा 152 के घेरे में होगा। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 असल में पुराने आईपीसी की धारा 144A राजद्रोह का नया रूप मानी जा रही है। चित्र दिखाते, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेजते या किसी आर्थिक साधन से मदद करते हैं। इसमें अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह या उपद्रवी गतिविधियों को भड़काना भी शामिल है। सजा आजीवन कारावास
या 7 साल तक की कैद और जुर्माना। खतरा शब्दों में इतनी व्यापकता है कि यह असहमति या आलोचना पर भी लागू हो सकती है। जुलाई 2022 में पूर्व सीजेआई एन.वी. रमना की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने राजद्रोह कानून आईपीसी 124A को स्थगित किया था, क्योंकि वह अनुच्छेद 14, 19, 8A और 21 के खिलाफ माना गया था। अब बीएनएस 152 में कई लोग वही खतरा देख रहे हैं कि इसे किसी के खिलाफ भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है और यह समीक्षा कर सकता है कि यह कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत लाए गए राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। अदालत ने कहा, केंद्र सरकार जवाब दे। अब जरा समझिए, यह मामला केवल एक नए कानून का नहीं है, यह उस धारा का मामला है जिसे बीएनएस में 152 कहा गया है, यानी नया राजद्रोह। पुराना राजद्रोह आईपीसी 124A के तहत था और वह पहले से ही सवालों के घेरे में था। तो सवाल यह है, क्या यह नई धारा संविधान को चुनौती देती है? क्या यह हमारे मौलिक अधिकारों को चुपचाप कुचल देती है, या फिर यह लोगों का मुंह बंद कराने का नया कानूनी तरीका है? दूसरी खबर यह है, देश की जांच एजेंसियों की खस्ता हालत देखकर नाराज हो गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है जमकर फटकार। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि हमारे देश की जांच एजेंसियां आजकल दिशाहीन हो गई हैं। देश की जांच एजेंसियों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस मुंह उठा करके मुंह मारने के लिए चल देते हैं। दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब देश की जांच एजेंसियों के आला अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। कहीं ईडी के अधिकारी तो कहीं सीबीआई के अधिकारी, तो कहीं कौन अधिकारी तो कहीं कौन अधिकारी, यहां तक कि बदमाशी पर उतर आई है ईडी। दोस्तों, कल ही मैंने आप सभी लोगों को यह खबर दिखाई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ईडी बदमाशी ना करे, ईडी गुंडागर्दी ना करे, क्योंकि ईडी ने जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आरोपी बनाया है, उसमें बहुत कम ही लोग दोष सिद्ध पाए गए हैं, बाकी सब निर्दोष हैं। तो ईडी की कार्यवाही को बदमाशी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और आज जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की पैरवी करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता को भी अच्छा सबक सिखा दिया है। दोस्तों, बात यह है कि लंबे समय से आरोप लग रहे हैं कि देश की जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भारत सरकार कर रही है और यह देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि ईडी, सीबीआई, आई ब्यूरो ये ऐसी एजेंसियां हैं जिनका इस्तेमाल हम वैश्विक स्तर पर भी करते हैं। लेकिन जब देश की अदालत बदमाशी, मनमानी, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आप हमें कमेंट में बताइए। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।